प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कक्षा 11वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों को जानेंगे। ये प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वह तिमाही परीक्षा हो, चाहे वह छमाही परीक्षा या वार्षिक परीक्षा हो, कोई सी भी परीक्षा हो, लेकिन प्रश्न पत्र में अक्सर करके प्रश्न आते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। परीक्षा में जाने के पहले इतने प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा, आपका पेपर अच्छे से जाएगा। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि अगले महीने एमपी बोर्ड में तिमाही परीक्षा होनी है 19 सितंबर से, तो उसमें पूरा पाठ्यक्रम तो आना नहीं है, कितना किस विषय में आएगा इसे तो हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, आपने देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर वो वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा, आपको तैयारी करने में आसानी जाएगी। तो इसलिए आज की वीडियो में हम उतना ही बताएंगे जितना अभी फ़िलहाल आपकी तिमाही परीक्षा में आना है, अर्थात अध्याय 1, 2, 3, 4, 8 और 12 यहाँ तक के सभी प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा और इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से। इकाई 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न वस्तुनिष्ठ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी है ना, 5.6 लीटर। ठीक है, उत्तर सी है। फिर इसी प्रकार लिखा हुआ एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान होगा, तो इसका आंसर भी होगा सी, 44 ग्राम है ना। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी, तो इसका उत्तर आएगा डी, 45 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे भी देखेंगे। विद्यार्थी में बता दूं, यदि एक एक प्रश्न पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम हाईलाइट करे दे रहे हैं जो सही उत्तर हैं, और उन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे वीडियो लंबा ना हो, आपका समय बच सके। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसे चौथा प्रश्न है, तो चौथे का उत्तर ए है ना, अणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखें, ये जैसे पाँचवा है तो पाँचवें का उत्तर है सी। ठीक है, छठवा है तो छठवें का उत्तर है सी। ठीक है, तो ये सब जितने जो उत्तर हैं सब में हम टिक लगाते जा रहे हैं, हाईलाइट कर देते जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा है ना। यहाँ सातवें का उत्तर आएगा, क्या आएगा, डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आठवें का उत्तर क्या है, ए है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 9 से शुरुआत होती है, 9वें प्रश्न से 12वें प्रश्न तक यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इनके उत्तर जो है हम सब में चिन्हित कर दे रहे हैं किसका कौन सा है, और लिखा भी है सबका उत्तर वहीं पर लिखा हुआ है, तो आप इतना तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से टिक कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम बताते जा रहे हैं इस प्रकार से, आप अन्यथा ना लीजिएगा है ना। ये प्रश्न बहुत आता है विद्यार्थी, लिखा शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इसका शुद्ध जल की मोलरता है 55.6। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर करके पूछा जाता है। फिर यहाँ पर देखें सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो एक बार पढ़ लीजिएगा खास तौर पे। इसके बाद है विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए सही जोड़ी मिलाइए, इसको थोड़ी सी समझ लीजिए। सही जोड़ी कॉलम का दिया है और यहाँ पर कॉलम खा नीचे दिया है, तो ये थोड़ी ऊपर नीचे करके लिखे हुए हैं, तो इसकी सही जोड़ी थोड़ी सी आपको मैच कराते हुए लिखना है। किस प्रकार से आप लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले की सही जोड़ी, पहला जो लिखा है एनटीपी पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन होगा, तो उसके सामने आप लिखिएगा दा यानी कि 22.4 लीटर। फिर दूसरा जो उत्तर है, दूसरा में उत्तर आएगा, दूसरा लिखा विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या होगी, तो उसका उत्तर आएगा सा, मोललता। ठीक है, फिर तीसरा जो लिखा हुआ है एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ, तो वो कहलाता है तत्व कहलाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद है चौथा में जो लिखा पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका ब नंबर का। उनका पूरा नाम भी लिख सकते हो आप, एंटोनी लेवोजियर। ठीक है ना, तो ये सही जोड़ी हो गई इनकी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरे नंबर की सही जोड़ी देखिएगा,
यहाँ पर दिया है कॉलम 1 और यहाँ कॉलम 2, पहले भौतिक राशि और फिर उनके मात्रक दिए गए हैं, है ना। तो पहले में जो मोलरता है, मोलरता, तो मोलरता की इकाई आ जाएगी ग्राम प्रति लीटर। फिर दूसरे में लिखा है मोल अंशीय, जिसको मोल प्रभाज भी आप बोलते हो, तो मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं रहती, इकाई रहे थे। फिर तीसरा है मोल आएगा, मोल के सामने मोल ही आएगा यानी बी, ठीक है। डी नंबर पे लिखा है मोललता, तो मोललता में आएगा जी, जी नंबर का है मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम। फिर इसके बाद है दाब, तो दाब की इकाई नापने के लिए पास्कल होती है, यानी दाब में आएगा सी, पास्कल, ठीक है। फिर है दीप्ति तीव्रता, जिसको ज्योति तीव्रता भी कहते हैं, इसकी इकाई हो जाएगी कैडला, ठीक है, यानी कि एफ नंबर। फिर इसके बाद है घनत्व, तो घनत्व का मात्रक आ जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसके बाद है द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई आ जाएगी किलोग्राम। तो हमने ये सही जोड़ी बता दी है। अब इसके बाद देखिए खाली स्थान है, तो पहला खाली स्थान जो लिखा है 0.32 ग्राम मीथेन में मोलों की संख्या होगी, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.02, ठीक है। फिर इसके बाद है दूसरा में आ जाएगा एसटीपी पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या है, तो इसमें आ जाएगा 6.022 गुणित 10⁻23, है ना। फिर इसके बाद तीसरा जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 18 ml जल में इलेक्ट्रॉनों की कुल उपस्थित संख्या, यानी इतने 18 ml जल में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी, ये जो तीसरा लिखा है, तो इसमें आ जाएगा 6.022 10⁻24 इंटू 10⁻24 इतना आएगा, ठीक है। फिर चौथा में आ जाएगा एसटीपी पर एक परमाणु गैस के 5.6 लीटर में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। मतलब खाली स्थान में आ जाएगा 1.5 गुणित 10⁻23, ठीक है। फिर यहाँ पर पांचवा में लिखा खाली स्थान को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता, तो लेवोजियर आपने अभी जान ही लिया है। फिर इसके बाद छठवा है एवोग्रेडो संख्या का व्युत्क्रम, एवोग्रेडो संख्या का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या कहलाता है, तो एवोग्राम कहलाता है विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सातवां में पूछा है बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र होगा, तो विद्यार्थी बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र होगा CH। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप कहेंगे बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, वो अणुसूत्र है, तो अणुसूत्र पूछे तो आप बोलेंगे C6H6, है ना, लेकिन यह मूलानुपाती सूत्र है तो कहलाएगा CH, ठीक है। केमिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति खालिस्तान शब्द से हुई है, तो कीमिया शब्द से हुई है ना, जिसका अर्थ हो खालिस्तान होता है, जिसका अर्थ होता है रासायनिक क्रिया। तो पहले में आएगा कीमिया और दूसरे खालिस्तान में 8वें के दूसरे में आएगा रासायनिक क्रिया, ठीक है। फिर इसका 9वां देखते हैं, जब प्रेक्षित मान व वास्तविक मान या प्रमाणिक मान में अंतर बहुत कम होता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं, इसे यथार्थता कहते हैं, ठीक है। तो यथार्थता आएगा खालिस्तान में। फिर इसके बाद है 10वां में आयोडीन युक्त नमक में सोडियम क्लोराइड का एक सूत्र होता है नमक का, है ना, तो आयोडीन युक्त नमक में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के साथ कुछ मात्रा में खालिस्तान मिली होती है, तो NaI सोडियम आयोडाइड, है ना, ये मिली होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके खालिस्तान, स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न चौथा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। छोटे छोटे प्रश्न है तो इसमें आपको तैयार कर लेना है, वैसे छोटे हैं सब देख सकते हैं, फिर भी आप चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट में बताऊँ, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये तैयार कर लेना है। और यहाँ पर पांचवा भी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी, पांचवा भी टिक कर लीजिएगा, और फिर सातवां, तो इतना आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ पर ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी इनके उत्तर कम से कम 1 या 2 लाइनों में, 2 लाइनों में, 3 लाइनों में देना पड़ता है, बहुत सारे हैं तो इसमें आपको तैयार कर लेना है। पहला, दूसरा, तीसरा भी ठीक है, चौथा, हाँ ये भी ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा, और चौथा के बाद पांचवा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपको देखना है ये यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, ठीक है, मोल संकल्पना, ठीक है। फिर इसके बाद है
10वां, 9वां और 10वां, ठीक है, यहाँ तैयार कर लेना है। फिर 13वां तैयार कर लीजिएगा, ये 13वां है ना। अब आगे देखते हैं इसमें। तो अब इसमें तो सब उसी टाइप से हैं, बाकी सामान्य क्वेश्चन है, यद्यपि है आईएमपी है ना, पर इसमें जितने हमने इम्पोर्टेंट थे वो बता दिए हैं। अब इसमें हमको कोई विशेष ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। कई क्वेश्चन तो रिपीटेड हैं, जैसे 20वां रिपीटेड है, सीमांत अभिकारक है ना, हवा को समांगी मिश्रण क्यों कहते हैं, तो वहाँ पर हमने टिक करा दिया है इसमें है ना। तो आपको इतना ही तैयार करना है। ये इसका, हाँ, ये 22वां क्वेश्चन, इसका 22वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है 22वां क्वेश्चन। तो इतना इसमें तैयार कर लेना है। विशेष इम्पोर्टेंट ये थे। इसके बाद अपन पहुँच गए इकाई 2 परमाणु संरचना, ठीक है। तो यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं लेंगे। सबसे पहले बहुविकल्प है ना, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, उत्तर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनको आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के जैसा कुछ भी स्लो करके आप पढ़ सकते हैं। इनके उत्तर दिए हैं, हम इनको हाईलाइट भी करे दे रहे हैं। तो ये इनको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि आप इनको पढ़ो या इनको नहीं पढ़ो, है ना। सब आपको एक नज़र पे देख लेना है, क्योंकि एक बार देखा हुआ परीक्षा में ज़रूर याद आ जाता है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। वैसे जो 11वां ऑब्जेक्टिव दिख रहा है ये ज़्यादा आता है, और इसके बाद 13वां भी है। फिर यहाँ पर ये 15वां भी इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव आपको सब तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये, तो इसके बाद है खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम सब ये खाली स्थान बता देते हैं। पहले में जो लिखा है, ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, खाली स्थान में आएगा 2। फिर दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को क्या कहते हैं, तो वो जीवन प्रभाव कहलाता है, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा तीसरा, समान ऊर्जा वाले कक्षकों को कौन सा कक्ष कहते हैं, तो इसको कहते हैं डिजेनरेट कक्षक, ठीक है। फिर इसके बाद है चौथा, लिखा है ऐसा तत्व जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, वो क्या कहलाता है, वो हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। फिर पांचवा में जो लिखा हुआ है कि Cl यानी क्लोरीन का 35 और Cl 37 को क्या कहेंगे, तो भाई ये इनको समस्थानिक कहेंगे, है ना, समस्थानिक, जिनके परमाणु क्रमांक 1 होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इनको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। फिर यहाँ पर 6वां में लिखा है, एक कक्षक अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, खाली स्थान में आएगा 2। फिर इसके बाद देखिए 7वां जो लिखा हुआ, 7वां, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया, आप जान गए होंगे, रदरफोर्ड आएगा खाली स्थान में, ठीक है। फिर 8वां, बोर सिद्धांत, बोर सिद्धांत खाली स्थान संकल्पना पर आधारित है, तो ये क्वांटीकरण परिकल्पना पर आधारित है, ठीक है। तो खाली स्थान में आएगा क्वांटीकरण। इसके बाद है 9वां, तो 9वां में लिखा, अल्फा कणों पर खाली स्थान आवेश होता है, तो अल्फा कणों पर धन आवेश होता है, ठीक है। फिर 10वां लिखा हुआ है, तो 10वां में लिखा है, परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन खाली स्थान उपस्थित होते हैं, तो कहाँ उपस्थित होंगे, नाभिक में, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, खाली स्थान में आएगा नाभिक। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लिखा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। फिर दूसरा में पूछा गया है, कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए E/m का मान क्या होगा। बता दूं, E/m को विशिष्ट आवेश भी कहा जाता है, पर यहाँ कैथोड किरणों के लिए पूछा है, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा, मैं बताऊँ, 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम, ठीक है। और तीसरा में पूछा गया, प्रोटॉन की खोज किसने की, और ये भी पूछा गया कि प्रोटॉन के लिए E/m का मान कितना होगा, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और प्रोटॉन के लिए E/m का मान आएगा 9.58 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम, ठीक है। फिर चौथा है इसमें, वो परमाणु व नाभिक के व्यास का लगभग अनुपात कितना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लगभग 10 गुना होता है ना, 10 गुना होता है। और पांचवा जो पूछा है कि किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता, किस कक्षक में, तो आप जानते हैं कि एस कक्षक में
दिशात्मक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि इसका आकार गोलाकार होता है ना, एस कक्षक का आकार, और पी का डंबल आकार का होता है। ठीक है, तो उसमें दिशात्मक प्रभाव होगा, एस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता। फिर छठवां पूछा है, बैगनी प्रकाश व हरे प्रकाश में किसकी ऊर्जा अधिक होगी? बैगनी और हरे प्रकाश में किसकी ऊर्जा अधिक होगी? तो इसका आंसर आएगा बैगनी प्रकाश की फोटॉन में कम तरंगदैर्ध्य के कारण अधिक ऊर्जा होगी, है ना। यानी बैगनी प्रकाश में चूँकि उसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है, इसलिए उसकी ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है। सातवां पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए कुल कितनी क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है? तो भाई 4 क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। लिखिएगा आप कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, इनकी आवश्यकता होती है ना। इनको आप N, L, M और S से भी दर्शाते हैं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि 2p के तीनों कक्षक आपस में किस प्रकार से विभेदित हैं? 2p में 3 कक्षक होंगे, 2px, 2py और 2pz। तो ये आपस में किस प्रकार से विभेदित हैं, किस प्रकार से इनमें अंतर है, ये पूछा जा रहा है। तो कहा जा इसका आंसर आप लिखिएगा 2p के तीनों कक्षक एक दूसरे से अभिविन्यास के आधार पर अलग अलग है, अभिविन्यास के आधार पर अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गया। 9वां लिखेंगे। 9वां में क्या पूछा? अनिश्चितता सिद्धांत में क्या अनिश्चित होता है ना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आपने पढ़ा है, तो इसमें क्या अनिश्चित होता है? तो इसमें आएगा अति सूक्ष्म कणों की स्थिति और संवेग अनिश्चित होता है। ठीक है ना, कणों का। अब यहाँ पर क्या है? सही जोड़ी बनाने के लिए पूछा गया है। तो खंड ऊपर है, खंड नीचे है। ठीक है, तो इसको मैच करके आपको सही उत्तर लिखना है ना। ऊपर नीचे है पर आप समझ सकते हैं ना, आजू बाजू रहता है, ऊपर नीचे है यहाँ पर PDF में। तो मैं यहाँ पर इनका सही उत्तर बताते जा रहा हूँ। पहले में आएगा प्रोटॉन की खोज, तो पहले का आएगा उत्तर E गोल्डस्टीन। ठीक है ना। और दूसरा है न्यूट्रॉन की खोज, तो दूसरे में आएगा A क्या है? चैडविक। ठीक है ना, A। और तीसरा में लिखा है E/m का निर्धारण, तीसरे का उत्तर आएगा B मुल्किन, है ना, मुल्किन ने किया था। ठीक है। और फिर इसमें चौथा क्वांटम सिद्धांत, तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? C मैक्स प्लांक ने दिया था। ठीक है। फिर 5वां है अनिश्चितता का सिद्धांत, तो आप जान ही गए हैं, D इसका आंसर आएगा हाइजेनबर्ग। तो ये हो गई आपकी क्या? सही जोड़ी हो गई है। तो 2 अंक वाले प्रश्न हैं, ये थोड़ी बड़े होते हैं, यानी इनका उत्तर 2 या 3 लाइन में लिखना पड़ता है। तो इसमें आपको तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, सभी हैं IMP, पर इसमें भी सिलेक्ट करके मैं बता रहा हूँ। तो 6वां तैयार कर लेना है और 7वां, 6वां और 7वां। ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखना है 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां और 15वां भी और 16वां भी। माफ़ कीजिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनको आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद 18वां देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पूरा है। और फिर ये भी देखना है आपको 19वां क्वेश्चन। ठीक है ना, 19वां क्वेश्चन देखना है और 21वां। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, 5 अंक वाले बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको पहला तैयार कर लेना है, पहला। ठीक है। फिर इसके बाद आपको तैयार कर लेना है यहाँ पर 5वां तैयार कर लेना है। वैसे सभी इम्पोर्टेंट है, मैं सिलेक्ट करके बता रहा हूँ उसमें, है ना। और 5वां, 6वां और 7वां और 8वां भी। ठीक है, इतना तैयार कर लेना है। और फिर इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन। ठीक है ना, 12वां। फिर है इसमें देखना है 13वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट है। अब अपन पहुँच गए हैं इकाई 3 में। ठीक है ना, तो इकाई 3 में देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्प हैं, तो आप उत्तर लिखे ही है, इनके हाईलाइट हमने कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या वीडियो को स्लो करके आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। सही विकल्प अगर एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे इतना लंबा वीडियो है ना, तो इसलिए इनको आप थोड़ी सा
कंसीडर कर लीजिएगा। यहाँ पर सही उत्तर दिए गए हैं सबके, है ना, उनको आप अच्छे से थोड़ी सा देख सकते हैं। वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी अधिक होगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो लिखा है तो किसकी अधिकतम होगी? बी इसका आंसर है, क्लोरीन की। ये इम्पोर्टेंट है और 12वां 13वां इम्पोर्टेंट है ना, और 12वां 13वां 14वां ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पर सभी है 12वां 13वां 14वां और 15वां, तो ये सभी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं ज़्यादा। तो इनको देख लीजिएगा। अब अपन यहाँ चलते हैं। प्यारे विद्यार्थी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर पहले में पूछा गया ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन से खाली स्थान होती है तो कम आएगा, इसमें उत्तर कम होती है, ठीक है। फिर दूसरा जो दिया गया है कि जब किसी गैसीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो निकलने वाली ऊर्जा को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। फिर तीसरे में लिखा हुआ है यहाँ पर Mn खाली स्थान तत्व का उदाहरण, संक्रमण तत्व खाली स्थान में आएगा, संक्रमण। और चौथा बोरान विकर्णता खाली स्थान से संबंधित है, यानी बोरान का विकर्ण संबंध किसके साथ है ये पूछा जा रहा है। चौथा में तो सिलिकॉन के साथ है, ठीक है। फिर पांचवा में आएगा यहाँ पर न्यूनतम गलनांक वाली धातु, सबसे कम गलनांक सीजियम का होता है, ठीक है, सीजियम आएगा खाली स्थान में। छठवां में लिखा आवर्त तालिका में अधातु खाली स्थान और स्थित है तो दाईं ओर स्थित है, ठीक। सातवां में आवर्त तालिका में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या खाली स्थान होती है तो कम होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आठवां में आया है क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक होती, खाली स्थान में क्या आएगा यहाँ पर? अधिक। तथा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती, तो पहले खाली स्थान में अधिक, दूसरे में कम आएगा। फिर नौवां में लिखा हुआ है मुल्केन स्केल के आधार पर आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता का औसत क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। 10वां में क्या है? 10वां में पूछा गया है बेरिलियम यानी Be की आयनन ऊर्जा बोरान से खाली स्थान होती है तो क्या आएगा इसमें? अधिक, ठीक है। फिर इसमें 11वां है, तो 11वां पूछा गया कैल्शियम की खाली स्थान आयनन ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है तो तृतीय आयनन ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है ना। फिर 12वां जो पूछा गया है 12वां में कि नोबेल गैस, जिसको उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, नोबेल गैसों उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता खाली स्थान होती है तो इसमें उत्तर आएगा 12वां में 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं खाली स्थान में, यहाँ पर देखते हैं 13वां खाली स्थान, तो खाली स्थान में आ गया एल्यूमिनियम। और फिर 14वां लिखा है द्वितीय समूह में बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता खाली स्थान, तो 14वां में क्या आएगा? खाली स्थान है तो 0 है, ठीक है ना। इसमें 15वां पूछा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयनन ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है, आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। फिर आगे देखते हैं 16वां लिखा है सोडियम, उसके ऊपर कोई प्लस नहीं लगा, यानी सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु Na+ यानी सोडियम आयन से क्या होगा? तो छोटा होगा, क्योंकि धनायन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो धनायन बनता है ना, तो इसलिए 2 8 1 क्या होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हट गया तो 2 8 पर बचा, यानी तीसरी कक्षा खत्म हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना, इतना तो आप जान गए। और 7वां में लिखा Cl तथा Cl- में कौन छोटा होगा? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl छोटा होगा, क्योंकि ऋण आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार 18वां ये दिखाई दे रहा है, 18वां में लिखा है, क्या लिखा है? प्रथम और द्वितीय समूह के तत्व खाली स्थान ब्लॉक के कहलाते, तो ऐसे ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो 19वां में लिखा है लिथियम एवं मैग्नीशियम एवं बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम के गुणों में समानता का पाया जाना खाली स्थान संबंध तो विकर्ण संबंध के कारण होता है, ठीक है। और 20वां में लिखा हुआ है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। तो ये खाली स्थान हमने एक तरफ से बताए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। अब देखते हैं इसके बाद लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला जो बताया गया है कि Mg++ और Na में किसका आकार छोटा होगा, तो इसमें आ जाएगा उत्तर Mg++ का आकार छोटा होगा।
दूसरा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किससे नापा जाता है? तो इसका आप लिख दीजिएगा केजे मोल की घात ऋण 1 यानी केजे प्रति मोल, है ना। फिर इसमें तीसरा में आप लिखना है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगी परमाणु त्रिज्या, ठीक है। और चौथे में लिखा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयनन विभव बढ़ेगा, ठीक है। चौथे में आएगा बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसमें है पांचवा, सोडियम बुनसन ज्वाला में कौन सा रंग देता है? तो सुनहरा पीला रंग देता है। ज्वाला परीक्षण है सोडियम का ये, ठीक है। फिर इसमें छठवा में लिखा है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में से आयनन एंथैल्पी किस में अधिक होगी? तो इसमें आ जाएगा मैग्नीशियम। और सातवां में क्षारीय धातुओं में से किसकी आयनन एंथैल्पी सबसे कम होगी? तो FR लिख दीजिएगा ना। अब फिर आठवां देखते हैं, इसमें समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगी इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। और नौवां में लिखा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें आ जाएगा ये भी बढ़ेगी, ठीक है। आठवां में आएगा घटेगी और नौवां में आएगा बढ़ेगी, ठीक है। और 10वां में है कि यहाँ पर BA बुनसन ज्वाला में से कौन सा रंग आता है? तो यहाँ जैसे सेव जैसा रंग होता है ना, सेव जैसा हरा रंग आता है, हरे रंग का कच्चा सेव रहता है वैसा हरा सा रंग आता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर सही जोड़ी। तो पहले में आ जाएगा परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी आएगा C यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी। दूसरा, परमाणु संख्या पर आवर्त सारणी तो बोर की सारणी कहलाती है यानी A। दूसरे का उत्तर हो गया A, ठीक। तीसरे में फ्लोरीन आएगी, ठीक है। तो चौथे में आ जाएगा इसका उत्तर E यानी संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पांचवे का उत्तर हो गया D, ठीक है। अब सही आगे देखते हैं। तो आगे फिर आपको फिर एक सही जोड़ी मिल रही है। तो न्यूलैंड ने क्या दिया? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। तो पहले का आएगा C, अब दूसरे का आएगा D, ठीक है। दूसरे का D और तीसरे का B, ठीक है। तीसरे का B और चौथे का E और पांचवे का A आएगा, ठीक है। हमने शॉर्ट में बता दिया, थोड़ी सी आप समझ लीजिएगा। फिर सही जोड़ी आपको देखने को मिल रही है, बहुत सही जोड़ी है इसमें। पहले का आएगा D, दूसरे का C, तीसरे का B और चौथे का A, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको चौथे में फिर से क्या दिख रही? सही जोड़ी, ठीक है। तो सही जोड़ी है तो इसमें क्या आ जाएगा? पहले का उत्तर आएगा D, दूसरे का C और तीसरे का B और चौथे का A, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 2 अंक वाले प्रश्न आपके शुरू हो गए। इसमें आपको तैयार रखना है चौथा, ठीक है। चौथा और पांचवा और छठवा, चौथा पांचवा छठवा, फिर आगे 8वां 11वां और 12वां, ठीक है। आगे देखते हैं और 13वां 14वां 17वां, 13वां 14वां और 17वां 18वां भी कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना देख लीजिएगा। आपको लग रहा है वो बहुत बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ही इतने इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना। 19वां आपको तैयार कर लेना है, 19वां। और फिर यहाँ पर 21वां 22वां और फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये 24वां भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 24वां। और फिर यहाँ पर देखिएगा 27वां और 28वां, ठीक है। तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। इकाई 4 रासायनिक आबंध तथा परमाणु संरचना। तो शुरू में क्या दिए गए हैं? ये ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। उत्तर लिखे हुए हैं, हाईलाइट हमने कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इनकी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले खाली स्थान में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन व नाभिक, दूसरे में आएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय और तीसरे में आ जाएगा 109 अंश 28 मिनट, चौथे में आ जाएगा यहाँ पर कम, ठीक है। सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक सामान्यतः कम होता है। और पांचवा में आ जाएगा नाइट्रोजन अणु में कितने पाई बंद होते हैं? तो 2 पाई बंद होते हैं, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद छठवा है, तो छठवें में आ जाएगा sp संकरण, ठीक है। छठवें में आ जाएगा sp संकरण। सातवें में 3, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता होती 3, ठीक है। आठवां आएगा, आठवें में त्रिकोणीय पिरामिडीय NH3 अमोनिया अणु की आकृति त्रिकोणीय
पिरामिडी होती है। फिर 9वां में आ जाएगा आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं, विलेय आएगा। 10वां में आ जाएगा इनमें अधिकतम बंध कोण किसका है, तो CO2 आएगा, ठीक है। फिर है LCAO का पूरा नाम, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। फिर 12वां में आ जाएगा यहाँ पर समानुपाती, ठीक है, तो खालिस्तान हो गए। अब इसके बाद है सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में पहले में आ जाएगा आयनिक बंध, तो आयनिक बंध में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है, यानी D नंबर का। और फिर इसके बाद है सहसंयोजी बंध, तो सहसंयोजी बंध में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों का साझा A, ठीक है। फिर तीसरा उप सहसंयोजी बंध, तो उप सहसंयोजी बंध में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म का दान यानी E नंबर। फिर चौथा HF, तो HF में आएगा B यानी द्रव्य है। और पांचवा HCl, तो इसमें आएगा C गैस है, ठीक है। अब यहाँ पर है सही जोड़ी, तो पहले में पूछा गया रेखीय, तो किस अणु की आकृति रेखीय होती है, तो आ जाएगा B यानी बेरिलियम क्लोराइड। फिर दूसरे में पूछा गया द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका सूत्र हो जाता है E/D। फिर तीसरे में पूछा गया है चतुष्फलकीय संरचना किसकी होती है, तो यहाँ लिखिएगा XeO4 यानी D नंबर का। फिर चौथा जो पूछा अष्टफल की संरचना, तो अष्टफल की संरचना में आ जाएगा SF6, ठीक है। फिर पांचवा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, तो इसमें आ जाएगा PF5, ठीक है, तो इतना इसमें हो गया। यहाँ पर अब देखते हैं चौथा प्रश्न, यहाँ लिखा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दें, तो पहले में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना, परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों के युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। और दूसरे में आ जाएगा यहाँ पर बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध होते हैं, तो यहाँ पर 12 सिग्मा बंध होते हैं और 3 पाई बंध होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं तीसरा SnCl2 की ज्यामिति कैसी होती है, आकृति, तो V शेप में होती है, V आकृति होती है, ठीक है। फिर चौथा पूछा गया है कि बंध लंबाई नापने की इकाई क्या है, तो एंगस्ट्रॉम लिखना, ठीक है। फिर पांचवा में देखें, यहाँ पर पांचवा में पूछा गया है कि बेरिलियम क्लोराइड अणु में कौन सा संकरण होता है, तो sp संकरण होता है। और छठवां में पूछा गया है कि नाइट्रोजन अणु में बंधन क्रम कितना होता है, तो बंध क्रम 3 होता है, ट्रिपल बंध होता है नाइट्रोजन अणु में, 3 आएगा। फिर सातवां में पूछा गया है sp3d2 संकरण में अणु की ज्यामितीय आकृति कैसी होती, तो अष्टफलकीय है। फिर है यहाँ पर लिखा है sp2d, इसको थोड़ी क्रम बदल दिया है आपको भ्रमित करने के लिए, sp2d संकरण में बंध कोण कितना होता है, तो 90 अंश होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं, ये पहला दूसरा चौथा, फिर इसके बाद आप छठवा टिक कर लीजिएगा, छठवा, ये छठवा के बाद फिर 10वां देखिएगा, 10वां के बाद 13वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने इसमें इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय 4 अंक और 5 अंक वाले इम्पोर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। सातवां में केवल जालक ऊर्जा क्या है, किन कारकों पर निर्भर करती है, इतना इम्पोर्टेंट है। फिर है आठवां में अणु कक्षक सिद्धांत समझाइए, ऐसा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद विद्यार्थी देखिएगा तिमाही में आपकी इकाई 8 आएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो शुरू में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा, है ना, और वीडियो को रुक रुक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें आपको 5वां ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, 5वां छठवां, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए, कुछ भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं ना। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आ गया। तो पहले में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था खाली स्थान, तो खाली स्थान में आएगा बढ़ती है, ठीक है। दूसरे में आएगा वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यानी तीसरा, वो अपचयन कहलाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर दहन खाली स्थान प्रक्रिया है, तो अदहन एक ऑक्सीकरण वाली प्रक्रिया है ना। चौथा में आ जाएगा ऑक्सीकरण। और पांचवा में आ जाएगा वायुमंडलीय गैस व नमी द्वारा धातुओं में होने वाला अवांछित परिवर्तन यानी जंग लगना, जिसको धातु संक्षारण कहते हैं, तो यहाँ संक्षारण आएगा खाली स्थान में। और छठवा में आ जाएगा विद्युत वाहक बल के कारण सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सातवां में विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल। आठवां में देखिए यहाँ से लिखा हुआ, आठवां में
विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। खाली स्थान में आएगा घटती है। 9वां में आएगा लिथियम, ठीक है, सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है। और 10वां में आ जाएगा 10वां में आएगा फ्लोरीन, ठीक है। और 11वां में आएगा पारा यानी मरकरी। अब यहाँ देखते हैं 3 अंक वाले प्रश्न। तो इसमें पहला इम्पोर्टेंट है, पहला, दूसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये 11वां, फिर 11वां के बाद 13वां, ठीक है। और यहाँ पर ये 14वां क्वेश्चन, ये 14वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर 18वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, 19वां, ठीक है। तो इतने इसमें इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद देखते हैं इकाई 12। शुरू में वस्तुनिष्ठ दिए हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंसर है इसमें, ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके भी ये सभी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे चल कर के ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव तो कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर समय नहीं लेना चाहते हैं। वैसे भी ज़्यादा टाइम हो गया, वीडियो लंबा हो रहा है। अब इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आएगा 1,2 ऑक्सो एथेनोइक अम्ल, और दूसरे में आएगा बाद में, और तीसरे में आ जाएगा +R या +M प्रभाव, ठीक है। और चौथे में आएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी वाले में वितरण, ठीक है। और 5वें में आएगा अधिशोषण, और 6वें में आएगा भाप। 7वें में पूछा गया है एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। फिर 8वां है, इसमें संकरण पूछा गया है, sp2 संकरण आएगा। 9वां में ऊर्ध्वपातन आएगा, और 10वां में सांद्र HNO3, 11वां में मध्यवता, और 12वां में सरलतम, और 13वां में आएगा क्वथनांक, ठीक है। और 14वां में आएगा फेरोसो फेरिक साइनाइड, और 15वां में आएगा एसिटिलीन। और इसके बाद देखते हैं 16वां में आएगा एमाइड, और 17वां में आएगा मेथेन। अब इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी। तो पहले की सही जोड़ी, पहले में D, दूसरे का A, तीसरे का B, चौथे का E, और 5वें का C, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगली सही जोड़ी है ये। तो इसमें भी आएगा पहले का B, दूसरे का D, तीसरे का E, चौथे का A, और 5वें का C, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 3 अंक वाले प्रश्न हैं, जिसमें तीसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर 5वां, 6वां, ठीक है। और 7वां भी ज्यामिति समवेयता भी आ जाती है। 9वां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर, 12वां क्वेश्चन। और फिर इसके बाद 17वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये 4 और 5 अंक वाले क्वेश्चन में इसमें पहला इम्पोर्टेंट है, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। फिर इसका 6वां, और 6वां के बाद यहाँ पर 7वां और 8वां, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, यदि आपने इतने प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा केमिस्ट्री का। ये प्रश्न तो वार्षिक, छमाही, सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपको और भी वीडियो मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, जिससे सभी तक यह जानकारी, यह क्वेश्चन पहुंच सकें, सभी को सुविधा हो पढ़ाई करने के लिए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।